तो आज हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 12th का फर्स्ट चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेज में देख चुके हैं कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म, और वो फोर्स, उस फोर्स का ओरिजिन क्या है, क्या वो फोर्स डायरेक्ट लगता है किसी बॉडी पर, चार्ज बॉडी पर, और कैसे डायरेक्ट लगना पॉसिबल। आपको पता है, थोड़ी इन बातों पर हम लोग गौर कर लेते हैं जरा। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में कि दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, और ये एक इस पर फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, फोर्स के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि टू पुश और टू पुल इज कॉल्ड फोर्स। अच्छा, ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो फिर ये इस पर फोर्स कैसे लगाता होगा? कांटेक्ट में तो है नहीं। अगर हमको तुम पर फोर्स लगाना हो तो जाकर पुश करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, पुश करेंगे तब फोर्स लगेगा। या मान लो पुल करना होगा तो हाथ पकड़कर खींचेंगे तब फोर्स लगेगा, है ना? या हम दोनों दूर हैं एक दूसरे से और हम यहीं से कि सारा ऐसे करेंगे तो तुम उलट जाओगे क्या? नो सर, नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें और वो सामने वाला उलट जाए, क्या ये पॉसिबल है? ना। तो फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी है। बचपन से पढ़े हो टू पुश और टू पुल। देन हाउ कैन अ चार्ज बॉडी exert a force on the other charged body as both are separated by some finite distance? तो दूर रहते हुए भी फोर्स कैसे लगाता है? कोई लोहा है, उस लोहे को मैग्नेट दूर से ही कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, कैसे खींच लेता है अपनी ओर? अब पकड़ लोहा को मैग्नेट पकड़ के तो नहीं खींचता अपने तरफ, फिर ये फोर्स कैसे लगता है? दूर रहकर, अलग रहकर फोर्स लगा लेना, हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर है, कोई भी बॉडी है, जैसे पता है आपको ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, कि अगर ग्रेविटेशन फील्ड में कोई बॉडी है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। मतलब कोई भी बॉडी है जिसमें अपना मास है तो वो अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, वो अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर उस फील्ड में कोई दूसरा बॉडी आ गया तब उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। यही होता है ना। तो हर चार्ज, पढ़े हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि एवरी चार्ज कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फील्ड। तो ये चार्ज भी अपना एक फील्ड प्रोड्यूस किया, अपना एक इफेक्ट। दिखता नहीं है, इमेजिनरी होता है वो फील्ड, तो इमेजिनरी होता है और वो दिखता भी नहीं। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल लैब में देख नहीं सकते हो। लेकिन एक बात तो है कि कोई भी चार्ज अगर होगा तो वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता होगा। अगर उस फील्ड में ये वाला चार्ज आ गया, अगर इसके फील्ड में ये जो फील्ड है, मान लो इसका यहाँ तक फील्ड है, आगे फील्ड नहीं है, अगर इस फील्ड के अंदर ये चार्ज आ गया तो इस पर फोर्स लगेगा। द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस चार्ज। अच्छा, अगर इस फील्ड के आउटसाइड है कोई दूसरा चार्ज तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका फोर्स 0। तो जैसे अगर हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चले जाएं तो हम पर कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा, हमारा वेट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर हैं, then we will experience the gravitation force, then we will have some definite weight, otherwise weight will be 0। तो यही होता है एक्चुअली, कोई भी चार्ज अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। तो फील्ड लगाया कौन? फोर्स कौन लगाया? फील्ड लगाया, फोर्स। एक चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया और वो फील्ड जाकर दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया। तो ग्रेविटेशन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सबका कॉन्सेप्ट यही है कि एक ऐसा फील्ड या स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, वैसे फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी क्या होगी? द फील्ड और स्पेस इन विच अ चार्ज पार्टिकल experiences the electrostatic force। वैसा फील्ड या स्पेस जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उस पर, वैसे फील्ड या स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट एनी फिक्स पॉइंट विद इट्स फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग बोलते हैं तो किसी खास पॉइंट पर एक डायरेक्शन मेंशन करते हैं हम लोग, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। एक डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए
अब इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन करते हैं हम लोग। मैथमेटिकली क्या बोलते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसको कि हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये टेस्ट चार्ज क्या है भाई साहब? टेस्ट चार्ज क्या है? देखो टेस्ट चार्ज इमेजिन किया गया, ऐसे ही बस समझ लो ना, एज्यूम किया गया, ये एज्यूम चार्ज, वेरी स्मॉल एज्यूम्ड चार्ज, बहुत छोटा माना हुआ चार्ज, वेरी स्मॉल एज्यूम्ड चार्ज, बहुत छोटा माना हुआ चार्ज, जिसको कि क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, क्यू जीरो से। जीरो इसलिए लिया जाता है यहाँ पर क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल लेते हैं हम लोग, बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं। ठीक, अब सपोज करो कि कहीं पर हमको चार्ज की आवश्यकता है, वहां पर चार्ज का रिक्वायरमेंट है और चार्ज गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे? तत्काल फॉर द टाइम में हम लोग वहां पर एक छोटा सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं अपने मन से, उसी को बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट करने के लिए रखा गया वहां पर। तो बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं इसकी, क्यों स्मॉल वैल्यू क्यों लेते हैं पता चल जाएगा, अभी बोलो इसको मिटा दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ओके। अब देखो, तो इसका जो डिफिनेशन था मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किए थे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में देखोगे, लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू। इट मीन्स कि क्यू की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल लेते हैं, बहुत बहुत छोटा लेते हैं। इतना छोटा क्यों लेते हैं? वाई द टेस्ट चार्ज इज टेकन वैनिशिंगली स्मॉल, बताएंगे इसके बारे में। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एफ बाई क्यू नॉट डायरेक्ट इक्वल्स एफ बाई क्यू नॉट। सपोज करो कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पर, यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, फील्ड, इस फील्ड की वैल्यू देखते हैं, फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अकेला चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से हम लोग जानते ही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स के फार्मूला में दो चार्जेज हैं, जबकि यहाँ पर तो एक ही चार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, दिस इज टेस्ट चार्ज, क्योंकि एज्यूम कर लिया गया। यहाँ पर चार्ज की आवश्यकता थी बट चार्ज वाज नॉट गिवन, सो वी हैव पुट एन एज्यूम्ड चार्ज विच इज नोन एज टेस्ट चार्ज। अब लगा लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, कूलम्बिक फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट कैंसल, क्या आ गया? नाउ वी हैव 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो किसी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर चेक करना हो तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? 9 × 10⁹ अगर चार्ज कूलम में दिया हो, डिस्टेंस मीटर में दिया हो। लेकिन सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम में जैसे चार्ज अगर स्टैट कूलम में दिया हो, सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होता है? स्टैट कूलम। और डिस्टेंस सपोज करो सेंटीमीटर में दे दिया, तो फोर्स किस में आएगा? डाइन में आएगा। यहाँ से फोर्स किस में आएगा? न्यूटन में आएगा। अगर 1/4πε0 की वैल्यू ले लें 9 × 10⁹ एसआई सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या लेंगे? 1/4πε0 की वैल्यू क्या लेते हैं सीजीएस सिस्टम में? 1 के इक्वल। तो अगर चार्ज स्टैट कूलम में दिया हो, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हो, तो फोर्स आ जाता है डाइन में, है ना। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग? 1 ले लेंगे। तो ऐसा यूनिट में 1/4πε0 9 × 10⁹ और सीजीएस सिस्टम में 1/4πε0 इक्वल्स 1 ले लेंगे। बोलो क्लियर यहाँ तक? yes. चलो अब बात करते हैं हम लोग कि वाई द टेस्ट चार्ज इज टेकन वैनिशिंगली स्मॉल। टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा क्यों लिया जाता है, बहुत छोटा क्यों माना जाता है? तो देखो सपोज करो कि अगर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लें, है ना, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा ले लें, तो क्या होगा? ये भी तो अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, इफेक्टिव फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बड़ा सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बड़ा चार्ज लिए। अरे बड़ा चार्ज लिए हो तो फील्ड भी तो बड़ा सा प्रोड्यूस करेगा। और उस फील्ड में अगर ये चार्ज आ गया तब तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू आ पाएगा क्या?
इसका बैलेंस रह पाएगा क्या? इसका तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा ये, और एग्जैक्ट r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे. That's why the test charge is taken vanishingly small, so that it may not produce its own effective field. छोटा होगा तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नेग्लिजिबली स्मॉल लेंगे तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर बड़ा वैल्यू लेंगे तो बड़ा सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिससे इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं. लिखवा दें क्वेश्चन? क्या बोलो? यस. टेस्ट चार्ज की वैल्यू तो स्मॉल क्यों लेते हैं हम लोग? चलो लिख ही देते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख लो. नोट्स बना सकते हो तुम, एक कॉपी तैयार कर सकते हो, उसी हिसाब से लिखवा भी रहे तुम लोग. क्वेश्चन एकदम सुंदर फेयर कॉपी बनाओ. और क्या? व्हाई द टेस्ट चार्ज इज टेकन वैनिशिंगली स्मॉल. टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा क्यों लिया जाता है? ये रहा आंसर. द टेस्ट चार्ज इज टेकन वेरी स्मॉल so that it may not produce its own effective electric field, and the system may remain in equilibrium, That's why the test charge is taken vanishingly small. इसीलिए टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेना चाहिए. बोलो क्लियर? मिटा दें? ठीक. एक अच्छा सा फेयर कॉपी बना, है ना, उसमें सारा लेक्चर का पूरा नोट कर लिया करो. थ्योरी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, और जब इसमें अच्छी प्रॉब्लम्स करवाएंगे JEE नीट के लिए तो वो वहाँ काम आ जाएगा. चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो रिलेशन अपने पास है. अभी दो फार्मूला जो यूजफुल होगा. एक तो इसके डेफिनेशन से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहीं से तो फोर्स निकाल सकते हो ना. फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, यहीं से निकाल लो ना. F इक्वल्स क्यू ई. जैसे सपोज करो दे दिया कि 1 कूलम्ब चार्ज इज प्लेस्ड इन the field of strength 100 volt per meter, then how much force will this charge particle experience? तो फोर्स कितना? F इक्वल्स क्यू ई. क्यू हो गया 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100, देयरफॉर 100 न्यूटन. यहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हो, है ना. और दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन किसी भी क्यू चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. 1/4πε0 q/r². इसको अभी का भी एकदम याद कर लो. ये दोनों फार्मूला, ये रिलेशन और ये रिलेशन खूब यूज होगा न्यूमेरिकल्स में. अभी याद कर लो, सही रहेगा. ठीक ना? थोड़ा सा ध्यान दोगे ना अगर तुम लोग, अगर डेवोटेडली सिंसियरली अगर देखोगे, टॉपिक पढ़ोगे, समझोगे प्रैक्टिकल फील के साथ थोड़ा सा, तो फिर सही रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा. श्योर. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना. एक तो इसके वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी वेक्टर को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक काम करो ना, देखो इसको ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े. अच्छा भाई बताओ, किसी नंबर में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे कि उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े? किस संख्या से? 1 से. ऑब्वियसली 1 से. तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू वही रह जाएगी, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ऐसा वेक्टर उठाएं जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो, तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो. यूनिट वेक्टर ना. यूनिट वेक्टर क्या हुआ? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू 1 हो. तो समझ लो अच्छी तरह से, बोर्ड एग्जाम में कभी कभार वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पूछ देता है. वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो पूरे फिजिक्स में 11 से 12 तक कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो एक ही काम करो ना, हर जगह यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो.
क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको क्यों ना हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे कि ये वेक्टर फॉर्म में आ जाए। हर जगह वही काम करो, ग्रेविटेशन फील्ड हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कहीं पर वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो देख लो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हो ना, आर कैप, यूनिट वेक्टर आर कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखते हो बताओ, याद है 11th, आर कैप इक्वल्स आर वेक्टर अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है 1/4πε0 Q बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आ गया ना वेक्टर के फॉर्म में, सो सिंपल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर है सो इट विल ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, फोर्स हो, फील्ड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कोई भी, दो ऑल द क्वांटिटीज विल ओबे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है ना, नेट वैल्यू फाइंड करना है, नेट फील्ड कितना होगा, 2 फील्ड 4 फील्ड काम कर रहा है, 10 फील्ड काम कर रहा है, 2 फोर्स 4 फोर्स 10 फोर्स काम कर रहा है, आखिर वो इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, वो इफेक्टिव फील्ड कितना होगा, वो फील्ड जो प्रभाव डाल रहा है उस बॉडी पर, रिजल्टेंट फील्ड, वो कैसे फाइंड करते हो। तो जैसे वेक्टर में करते हैं ना 11th में, वैसे यहाँ करेंगे। जैसे कि 2 फील्ड की बात अगर हो, फॉर 2 फील्ड्स, 2 फील्ड अगर है, मान लो इधर एक फील्ड E1 एक फील्ड E2, दोनों के बीच का एंगल थीटा, देन नेट फील्ड कैन बी फाउंड, रिजल्टेंट कैन बी फाउंड बाय अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू कॉस थीटा। और मान लो अगर 2 से ज्यादा फील्ड है, फॉर मोर देन 2 फील्ड्स, अगर 2 से ज्यादा फील्ड है फॉर मोर देन 2 फील्ड्स, तब क्या करते हैं हम लोग, सबका एक्स कंपोनेंट ले लेंगे एक साथ। अरे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सबका एक्स कंपोनेंट ले लो एक साथ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है सबका वाई कंपोनेंट एक साथ ले लो। फिर रिजल्टेंट कैसे निकालते हो वेक्टर का, पूरे फिजिक्स में ऐसे ही निकालो ना, हर जगह हर चैप्टर में, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यही तो है तरीका, है ना। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, देख लेते हैं प्रॉब्लम इसमें क्या अप्लाई कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। इसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन जब तक नहीं शो करोगे, डायरेक्शन जब तक नहीं दिखाओगे, देन हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्शन तो दिखाना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। अगर वहाँ वेक्टर क्वांटिटी यूज हो रहा है तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन किधर लेते हैं हम लोग, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से भागता हुआ ऐसे, और निगेटिव के तरफ आता हुआ, एंटर करता हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी है वहां से। डायरेक्शन क्या लेंगे, जैसे मान लो इस P पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता हुआ दिखाएंगे। और इस पॉइंट पर अगर निगेटिव चार्ज के कारण निकालना है तो कैसे दिखाओगे, निगेटिव की तरफ दिखाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन हुआ। जैसे सपोज करो यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से भागता हुआ, तो भागता हुआ दिखाओ। मान लो इसके लिए फील्ड है E1, और नेगेटिव चार्ज के लिए किधर होता है टुवार्ड्स नेगेटिव, इसी पॉइंट पर। पॉजिटिव के लिए हो गया अवे फ्रॉम पॉजिटिव, भागता हुआ, और नेगेटिव चार्ज के लिए हुआ नेगेटिव की ओर, टुवार्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव के तरफ। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। अब क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट फील्ड क्या लिख देंगे, E1 प्लस E2 लिख देंगे। अच्छा, सपोज करो कि अगर दोनों पॉजिटिव होता और आपको यहाँ फाइंड करना था P पॉइंट पर, तो इसके लिए फील्ड होता इधर, भागता हुआ इधर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और इस ये भी तो पॉजिटिव है तो इसके लिए भी इधर होता। फिर अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव, तो नेट फील्ड क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। बोलो क्लियर। अच्छा देखो, मान लो पॉइंट यहाँ होता, अभी देखो तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसके लिए भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, मान लो E1 है फील्ड, और इसके लिए भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, मान लो फील्ड E2 है। यहाँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो अगर आउटसाइड में यहाँ निकालना होता तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, और अगर विद इन 2 चार्जेस निकालना होता तो E1 माइनस E2 हो जाता। बोलो क्लियर। तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिखाओगे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से भागता हुआ, एंड टुवार्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव की ओर। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो कर लेते हैं प्रॉब्लम हम लोग अच्छा से, जितना सीखे हैं ना अभी उस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल।
देखो सपोज करो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, इस साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पर एक नेगेटिव ले लिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको फाइंड करना है, और ये पॉइंट मान लो P है, ये वाला पॉइंट P है। तो फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, ठीक। तो अगर इस P पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है तो यहीं पर सारा डायरेक्शन दिखाओ। इसी पॉइंट पर पता है तुमको, पॉजिटिव चार्ज के लिए हो जाएगा डायरेक्शन किधर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमको तो यहाँ दिखाना है, यहाँ से देखो, यहाँ देखो इस P पॉइंट पर निकालना है ना, यहाँ चार्ज क्यों रहेगा, छोड़ो फील्ड निकालना है ना। तो पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव, हाँ, और ये भी तो पॉजिटिव है तो इसके लिए भी फील्ड किधर होगा, इधर होगा। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना होगा बोलो, 60 ही होगा ना। तो नाउ यू हैव टू फील्ड्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। ऑब्वियसली ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 60 होगा। सो नेट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 60। cos 60 1/2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3e हो गया क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/4πε0 q/r स्क्वायर, दैट्स इट। इस तरह से कर लेंगे हम लोग, है ना, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए तो आज क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। देखो अभी तक तो पार्टिकल के लिए फाइंड कर रहे थे ना, अब पार्टिकल नहीं अगर होगा, कोई कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी होगा, कोई रिजिड बॉडी कंटिन्यूअस जो पॉइंट चार्ज नहीं है, पार्टिकल नहीं है, उसके लिए कैसे फील्ड फाइंड करेंगे हम लोग, तो ये देखेंगे हम लोग कल के क्लास में, लेक्चर नंबर 6 में, ठीक। बाय।